आग लगा सकता है? क्या एक झंडा किसी राजा को जेल के सलाखों के पीछे धकेल सकता है? क्या एक झंडा किसी मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को टक्कर मरवाकर एक राजा की जान ले सकता है? तो भरतपुर का पूर्व राज परिवार, नाम सुनते ही जेहन में वीरता, शौर्य और गौरवशाली इतिहास की तस्वीर उभरती है। लेकिन इतिहास के पन्नों पर सिर्फ और सिर्फ सोने से नहीं बल्कि खून से भी दास्तान लिखी गई। एक ऐसा खून सना विवाद जिसकी चिंगारी आज भी सुलग रही है, और इस चिंगारी की जड़ में है एक झंडा। एक ऐसा झंडा जिसने 40 साल पहले एक राजा की जान ले ली और 70 साल पहले एक दूसरे राजा को तिहाड़ जेल पहुंचा दिया। आज वही झंडा, वही राज परिवार, वही विवाद। मोती महल के सदर गेट पर देर रात एक कार गुजरती है, गेट टूटता है और एक बार फिर से भरतपुर के शाही खून का इतिहास एक नए अध्याय की दहलीज पर खड़ा है। यह सिर्फ एक झंडे का विवाद नहीं है, एक गौरव का संघर्ष है, विरासत की लड़ाई है और नियति का एक ऐसा क्रूर खेल है। तो सवाल है कि क्या है इस खून से सने इतिहास का सच? कैसे एक झंडा बन गया इस राज परिवार के लिए सम्मान और विनाश का प्रतीक? आइए आज हम उस अनसुनी दास्तान को परत दर पर खोलेंगे जो भरतपुर के शाही गलियारों में आज भी गूंजती हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हाल ही के दिनों से, जब भरतपुर के पूर्व राज परिवार में मोती महल पर रियासतकालीन झंडा लगाने को लेकर एक बार फिर से विवाद गहरा गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह जब मोती महल पर रियासती झंडे की जगह तिरंगा फहराते हैं और खुद विश्वेंद्र व उनके समर्थकों ने आंदोलन वापस लिया, तब लगा था कि शांति लौट आएगी। लेकिन यह एक तूफान से पहले की खामोशी नजर आती है। भरतपुर के डीग तहसील में गांव है सिनसिनी। यहाँ के युवक मनुदेव सिनसिनी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर 21 सितंबर की देर रात अपनी कार से मोती महल का गेट तोड़ा। यह सिर्फ एक गेट तोड़ना नहीं था, उस शाही सम्मान पर सीधा हमला था जिसका प्रतीक वो झंडा था। तीनों परिसर में घुसते हैं और मोती महल में रियासतकालीन झंडा लगाने की कोशिश करते हैं। और ये सारा घटनाक्रम फेसबुक पे लाइव हो रहा था, मानो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि विरासत की लड़ाई आज भी जिंदा है। जब गार्ड पहुंचे तो वे अपनी गाड़ी छोड़कर वहीं अंधेरे में ओझल हो गए। लेकिन भरतपुर राज परिवार और झंडे का विवाद यहीं तक नहीं है, वो कोई नया इतिहास नहीं है। ये उस रक्त रंजित इतिहास की एक और कड़ी है जो इस धरती पर पहले भी कई बार लिखी जा चुकी है। पहले भी 2 बार इसी झंडे को लेकर ऐसी चिंगारियां भड़की जिसने पूरी रियासत को हिला के रख दिया। एक बार फिर तिरंगा जो है फहराया गया है। इससे पहले भी तिरंगा फहराने के लिए यहाँ भारतीय सेना को टैंक लेकर भरतपुर आना पड़ा था और तत्कालीन राजा को गिरफ्तार करके जेल भेजना पड़ा था। और दूसरी बार तो हद ही हो गई। झंडे के विवाद में राजा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को ही जीप से टक्कर मार दी। नतीजा, पुलिस ने उस राजा का एनकाउंटर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन था वो राजा और क्या था वो विवाद। तो बात करते हैं इतिहास की उन गहरी गलियों की जहां यह दास्तानें आज भी सांस लेती हैं। साल 1939 था। महाराजा किशन सिंह के निधन के बाद उनके सबसे बड़े बेटे जो है वो ब्रजेंद्र सिंह भरतपुर की गद्दी पर बैठते हैं। और ये वो दौर था जब भारत एक नए सूर्योदय की तरफ बढ़ रहा था और रियासतों को एक करने की कवायद चल रही थी। 28 फरवरी 1948 को भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली के मत्स्य संघ में विलय की घोषणा हुई। अलवर को राजधानी बनाया जाना था, लेकिन भरतपुर रियासत के लोग भला एक कैसे सहन करते। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। पूरा शहर विरोध प्रदर्शनों की आग में जल उठा और 15 मार्च 1948 को पहली बार भरतपुर में धारा 144 लागू कर दी। उसी दिन भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल अलवर आते हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए पटेल कहते हैं कि अगर किसी को लगता है कि भारत सरकार कमजोर है और वे उसे डराकर स्वतंत्र राज्य बना लेंगे, तो मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि हम दुनिया के किसी भी राष्ट्र का मुकाबला करने में सक्षम हैं। ये चेतावनी सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि भारत के नए संकल्प की थी। 2 दिन बाद ही अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ने संयुक्त राज्य मत्स्य का गठन कर भारत संघ में विलय स्वीकार कर लिया। 18 मार्च 1948 को मत्स्य राज्य का उद्घाटन समारोह भरतपुर में होना था। तय हुआ कि रियासतकालीन ध्वज उतारा जाएगा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा। लेकिन विद्रोह की आशंका सिर उठाए खड़ी थी। भारत सरकार ने तुरंत फौज की जो मद्रास रेजिमेंट है उसको भरतपुर रवाना कर दिया।
जीप और टैंकों के साथ फौज ने भरतपुर, डीग और कुम्हेर में गश्त की। ठाकुर देशराज सिंह जैसे नेताओं को लोगों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार करके सेवर जेल भेज दिया। और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नरहरि विष्णु गाडगिल तिरंगा फहराने के लिए भरतपुर पहुंचे थे। सर्किट हाउस में उनकी मुलाकात राजा मानसिंह से होती है। राजा मानसिंह महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के छोटे भाई थे और वो इस विलय के खिलाफ थे। उनका तर्क था कि मत्स्य संघ की राजधानी अलवर है तो भरतपुर में उद्घाटन और रियासतकालीन ध्वज उतारना गलत है। दोनों के बीच जबरदस्त बहस होती है। केंद्रीय मंत्री के इशारे पर राजा मानसिंह को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया और 6 महीने के लिए भरतपुर में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। एक राजा को उसकी अपनी रियासत में जेल भेजा गया। यह अपमान राजशाही के लिए कितना गहरा था ये वो समझ सकते हैं जिन्होंने वो दौर देखा होगा। लेकिन विरोध शांत नहीं हुआ। दिल्ली तक खबर पहुंचती है। रेडियो पे यह प्रसारित करवाया गया कि तिरंगे के साथ भरतपुर दुर्ग का शाही ध्वज भी पहले की तरह लहराता रहेगा। तब कहीं जाकर महाराजा ब्रजेंद्र सिंह को मनाया गया और उनकी सलाह पर धौलपुर नरेश महाराजा उदय भानु सिंह सेवर जेल जाकर ठाकुर देशराज सिंह को छुड़ा लाते हैं। देशराज सिंह जनसमूह को शांत करते हैं और आखिरकार किशोरी महल में भरतपुर के झंडे के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। केंद्रीय मंत्री गाडगिल ने मत्स्य राज्य का उद्घाटन किया। तो यह था पहला किस्सा जिसमें एक झंडे ने राजशाही के गौरव को चोट पहुंचा दी। अब चलते हैं दूसरे किस्से की तरफ। जब राजशाही पूरी हो चुकी है, जो राजा की पदवी छीनी जा चुकी है और अब पूर्व राजा और पूर्व राज परिवार की बात ही चलती है। तो किस्से की दूसरी तरफ एक ऐसी दास्तान है जहां झंडे का अपमान एक राजा की मौत की वजह बन गया। साल था 1985। विधानसभा के चुनाव सिर पे थे। कांग्रेस ने लगातार 7 बार से विधायक बन रहे राजा मानसिंह के खिलाफ एक पूर्व आईएएस अधिकारी को प्रत्याशी बन के उतारा। राजा मानसिंह जो कभी तिहाड़ गए थे, वक्त बदला था लेकिन उनका स्वाभिमान नहीं बदला। 21 फरवरी 1985 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने डीग आने वाले। इससे एक रात पहले कुछ कार्यकर्ताओं ने डीग महल पर लगा राज परिवार का झंडा उतारकर फाड़ दिया। ये सिर्फ एक झंडा नहीं था, ये राजा मानसिंह की पहचान और उनकी आन बान शान का प्रतीक था और इस अपमान ने राजा के भीतर चिंगारी को आग में बदल दिया। जैसे ही राजा मानसिंह को इस बात का पता चला, वे अपनी जीप लेकर सभा स्थल की ओर निकल पड़े। रास्ते में मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए बनाए गए द्वार और सभा मंच को उन्होंने अपनी जीप से टक्कर मारकर तोड़ दिया। लेकिन उनका गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। वे हायर सेकेंडरी स्कूल में बने हेलीपैड पर पहुंचते हैं और वहां खड़े मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को जीप से टक्कर मार देते हैं। और गनीमत यह थी कि उस वक्त मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर हेलीकॉप्टर में नहीं, वहां खड़े गिने चुने पुलिसकर्मियों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो मानसिंह को रोक दे, बल्कि कुछ तो उन्हें सैल्यूट कर रहे थे। राजा का रौब ऐसा था कि कोई भी उनसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। टूटे हुए मंच से ही मुख्यमंत्री माथुर ने भाषण दिया। राजा मानसिंह की इस हरकत को उन्होंने गुंडागर्दी करार दिया और वे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी खूब बरसे और डीएसपी कान सिंह भाटी को फटकार लगाते हैं और हेलीकॉप्टर के बजाय कार से धौलपुर चले जाते हैं। मुख्यमंत्री के जाते ही हेलीकॉप्टर के पायलट ने डीग पुलिस थाने में राजा मानसिंह और उनके साथियों के खिलाफ मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमले के तहत धारा 307 का मामला दर्ज करा दिया। अगली सुबह 22 फरवरी 1985 ये वो सुबह थी जिसने भरतपुर के इतिहास में काला अध्याय लिखा। राजा मानसिंह अपने दामाद विजय सिंह और कुछ साथियों के साथ पुलिस के सामने सरेंडर करने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें रोका गया और पुलिस ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। हमले में राजा मानसिंह और उनके 2 साथी सुमेर सिंह और ठाकुर हरि सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। दामाद विजय सिंह लापता हो गए। देर रात जब विजय सिंह महल पहुंचे तो उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनकी जीप पर गोलियां बरसाई थी लेकिन वे बच गए। इसके बाद पुलिस ने राइफल के बट से उनके साथ बुरी तरह मारपीट की और वे किसी तरह जान बचाकर भागे। अगले दिन मोती महल पैलेस के पास शाही सम्मान से राजा मानसिंह का अंतिम संस्कार किया गया और उनकी 3 बेटियां थी, इसलिए अंतिम संस्कार की सारी रस्में उनके भतीजे और पूर्व महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के बेटे विश्वेंद्र सिंह ने निभाई। वही विश्वेंद्र सिंह जो आज भरतपुर के पूर्व राज परिवार के मुखिया हैं। राजा मानसिंह के अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग और कई विपक्षी नेता, जिसमें मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत भी शामिल थे, पहुंचे। ये सिर्फ
एक पूर्व राजा का अंतिम संस्कार नहीं था, ये उस शाही गौरव का अंत था जिसे एक झंडे के सम्मान के लिए न्यौछावर कर दिया गया था। आधी रात में मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राजा मान सिंह की मौत की नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और मंत्रिमंडल समेत इस्तीफा दे देते हैं। अगले ही दिन उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया, जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया था। तो यह था झंडे के विवाद का दूसरा और सबसे खूनी अध्याय, एक ऐसा अध्याय जिसने एक राजा की जान ले ली और एक मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली। और अब लौटते हैं वर्तमान की तरफ। इस राजघराने की दीवारों के भीतर एक और लड़ाई चल रही है जिसने इस विवाद को और हवा दी है। भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह का अपनी पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह से लंबे समय से विवाद चल रहा है और इस विवाद की जड़ में है करोड़ों की प्रॉपर्टी, बेशकीमती सोना, आभूषण और एंटीक आइटम का शाही भंडार। विवाद करीब 1-1.5 साल पहले शुरू होता है जब विश्वेंद्र सिंह ने उपखंड मजिस्ट्रेट के ट्रिब्यूनल में वरिष्ठ नागरिक के रूप में अपनी पत्नी और बेटे से भरण पोषण मांगने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। और ताजा विवाद जो है वो 23 अगस्त को अनिरुद्ध सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट से उठा। उन्होंने लिखा कि कोठी बंद बैरेठा पूर्व राज परिवार की एक पैतृक संपत्ति है जिसे अवैध रूप से बेचा गया है, जबकि उनकी मां और उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी थी। वे इस बिक्री को न्यायालय में चुनौती देंगे। जवाब में अगले ही दिन 24 अगस्त को विश्वेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि कोठी बंद बारेठा उनकी निजी संपत्ति थी, न कि पूर्व राज परिवार की। उसे बेचने के लिए वे अधिकृत थे और उनकी पत्नी दिव्या सिंह ने उनसे जबरदस्ती लिखवाकर इसे बिकवाया था। उन्होंने दिव्या सिंह पर नई दिल्ली में महंगा फ्लैट खरीदने का भी आरोप लगाया। विश्वेंद्र सिंह ने लिखा कि अप्रैल 2021 से उन्होंने मोती महल परिसर में प्रवेश नहीं किया और इसी का फायदा उठाकर उनकी पत्नी व पुत्र ने मोती महल की बेशकीमती चीजें, यहां तक कि किवाड़ और खिड़कियां तक बेच दी और साथ ही मोती महल में पुरखों के जमाने से लगा ऐतिहासिक झंडा उसे भी बदल दिया गया। अब यह पोस्ट चिंगारी में तेल डाल देती है। विरासत बचाओ स्वाभिमान बचाओ के संतोष फौजदार ने तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट करके 21 सितंबर को मोती महल पर रियासत के झंडे को फिर से फहराने का ऐलान कर दिया। मौजूदा झंडे को हटाने की बात कही गई। अनिरुद्ध सिंह ने 26 अगस्त को एक वीडियो डालकर कहा कि कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अजीबोगरीब पोस्ट कर रहे हैं कि मोती महल का झंडा बदल दिया गया है, जबकि लोकतंत्र में कोई भी अपने घर पर कोई भी वैध झंडा लगा सकता है। उन्होंने 21 सितंबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन को फिजूल बताया और कहा कि इस मामले की शिकायत सरकार के बड़े मंत्रियों और पुलिस के अधिकारियों को पहले ही दी जा चुकी है। अब सिनसिनी गांव में महापंचायत बुलाई गई। इसमें विश्वेंद्र सिंह से फोन पर बात हुई, जिन्होंने प्रतिनिधि मंडल को अपने पास बुलाया। प्रतिनिधि मंडल अगले दिन उनसे मिलता है। विश्वेंद्र सिंह ने प्रतिनिधि मंडल से कहा कि वे दिमाग से नहीं दिल से बात कर रहे हैं और उस दौरान माहौल बेहद भावुक हो गया। वहीं यह तय हुआ कि 21 तारीख को यानी 21 सितंबर को हर हाल में मोती महल पर रियासतकालीन झंडा फिर से लगाया जाएगा। विश्वेंद्र सिंह ने खुद न आने की बात करते हुए प्रतिनिधि मंडल के 5 लोगों को झंडा फहराने के लिए अधिकृत करने का वादा किया। इस महापंचायत के फैसले ने भरतपुर के दूसरे समाजों में भी हलचल मचा दी और 21 तारीख को मोती महल में झंडा फहराने का फैसला हो गया। अनिरुद्ध सिंह लगातार सोशल मीडिया पर सफाई देते रहे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। और फिर आता है 17 सितंबर। अनिरुद्ध सिंह एक और पोस्ट लिखते हैं और कहते हैं कि कुछ गुंडों ने मोती महल परिसर में घुसपैठ करके तोड़फोड़ की और ध्वज स्तंभ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी मां दिव्या सिंह के साथ मिलकर एसपी से सुरक्षा की मांग की है। और इसके अगले ही दिन 18 सितंबर को अनिरुद्ध सिंह ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पोस्ट की कि भरतपुर एसपी दिगंत आनंद से बात में सहमति बनी है कि मोती महल पैलेस पर तिरंगा फहराया जाएगा। उन्होंने तिरंगा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सर्वोच्च प्रतीक बताया। और 19 सितंबर को विश्वेंद्र सिंह भी पोस्ट करते हैं कि सर्व समाज एवं 36 कौम की सरदारी और कमेटी ने एकजुट होकर विरोध करने के कारण मोती महल परिसर में उस झंडे को बदलकर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा को लगाया गया है, जिसका हम समस्त देशवासी सम्मान करते हैं। तिरंगा हम सभी के लिए सर्वोपरि है।
मैं इसके लिए समस्त जनता जनार्दन का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आग्रह करता हूं कि 21 सितंबर को भरतपुर आने का कष्ट न करें। 20 सितंबर को आंदोलन से ठीक एक दिन पहले संतोष फौजदार और दिनेश सिंह मीडिया के सामने आए और 21 सितंबर के आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की और कहा कि विश्वेंद्र सिंह खुद ही अपनी बात से जो पलट गए हैं और वे कानूनी व्यवस्था नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। तब लगा था कि विवाद थम गया है, लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा कि 21 सितंबर की देर रात मनुदेव सिंह ने अपने साथियों के साथ कार से मोती महल का गेट तोड़ा और रियासतकालीन झंडा लगाने की कोशिश की। तो ये घटना दिखाती है कि भले ही औपचारिक रूप से आंदोलन खत्म कर दिया गया हो, लेकिन लोगों के दिलों में विरासत और सम्मान के सवाल अभी भी जिंदा है। 22 सितंबर को सिंसिनी गांव में मनुदेव के पक्ष में महापंचायत होती है। विश्वेंद्र सिंह ने फोन पर पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि एक न तो मनुदेव को कुछ होगा और न किसी और को कुछ होगा। मैं बसंत पंचमी पर मोती महल में जाऊंगा। बसंत पंचमी वैसे फरवरी महीने में आती है, अभी सितंबर चल रहा है, लेकिन ये शब्द एक बार फिर इस झंडे के पीछे जो है वो एक नए तरह के संघर्ष का इशारा करते हैं। तो भरतपुर के पूर्व राज परिवार का यह झंडा विवाद सिर्फ एक कपड़े के टुकड़े की लड़ाई नहीं है, यह है पहचान का संघर्ष, विरासत को बचाने की जिद और उन सदियों पुरानी परंपराओं का सम्मान जो आधुनिक भारत के साथ तारतम्य बिठाने में अक्सर संघर्ष करती नजर आती है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक प्रतीक जो कभी गौरव का निशान था, समय के साथ कई बार विवाद, बलिदान और अंततः एक नई पहचान का गवाह बनता है। राजा मान सिंह का एनकाउंटर, महाराज और उनका तिहाड़ जाना, उससे पहले ये सब उस इतिहास के घाव हैं जो आज भी भरतपुर की आत्मा में टीसते हैं। तिरंगा हमारे सर्वोच्च की पहचान है और उसका सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन कुछ लोगों को यह लगता है कि राजशाही का वो झंडा भी उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है जिसे भुलाया नहीं जाना चाहिए। और शायद इस परिवार की नियति में ही लिखा है कि जब भी ये झंडा उठेगा उसके साथ इतिहास की धूल भी उड़ेगी और विवादों की आग भी सुलग उठेगी। यह संघर्ष शायद तब तक जारी रहेगा जब तक इतिहास और वर्तमान के बीच एक ऐसा पुल न बने जहां दोनों एक साथ सम्मान से खड़े हो सकें। और अगर आपको इस कहानी ने सोचने पे मजबूर किया है तो इसे और लोगों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें और अपनी राय जरूर दें। क्या लगता है आपको, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।